अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त इफ्तार। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे, इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना टुडे से। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और तजारती गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद चीन ने एक बार फिर मुस्तहकम सनती और सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया है। बीजिंग में मुनक़िद चौथी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी सनती और सप्लाई चेन के तसलसल और इस्तेहकाम के लिए तमाम ममालिक को बामी एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देना होगा। उनका कहना था कि चीन अपनी वसी मार्केट और मजबूत सनती ढांचे की बदौलत चीनी नायब वज़ीर आज़म डेंग शुइशियांग ने गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में चौथी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से कलीदी खिताब में कहा कि आलमी सनती और सप्लाई चेन्स के मुस्तहकम और हमवार ऑपरेशन के लिए तमाम ममालिक की मुश्तरका और मरबूत कोशिशें नागुज़ीर हैं। डेंग शुइशियांग, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन भी हैं, ने कहा कि एक जिम्मेदार बड़े मुल्क के तौर पर चीन ने अपने मुकम्मल सनती निज़ाम और वसी मार्केट को बरूए कार लाकर आलमी मईशत के मुस्तहकम ऑपरेशन में सहूलत फराम की है। उनके मुताबिक चीन के अमली इक़दामात ने आलमी सनती और सप्लाई चेन्स के इस्तेहकाम और तसलसल को मजबूत बुनियाद फराहम की है। डेंग शुइशियांग ने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बाहमी एतमाद को फ़रोग़ दें, सनती और सप्लाई चेन्स को एक आलमी अवामी असासा तस्वुर करें और तिजारती रवाबित को बिला रोक टोक जारी रखने को यकीनी बनाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हकीकी कसीरुज्जहती निज़ाम को बरकरार रखा जाए और मरबूत तरक्की को आगे बढ़ाया जाए ताकि साइंसी और तकनीकी जिद्दत के समरात दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक और आवाम तक पहुँच सकें। बीजिंग में मुनक़िद होने वाली चौथी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जहां दुनिया भर से आने वाले कारोबारी रहनुमा और सनतकारों ने आलमी सप्लाई चेन के मुस्तक़बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। 5 रोज़ा नुमाइश में जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और स्मार्ट गाड़ियों समेत मुख्तलिफ शोबों की जदीद कामयाबियाँ पेश की गई। रवा साल बैनुल अक़वामी शिरकत में नुमाया इजाफा देखने में आया, जो आलमी कारोबारी बरादरी के चीन पर एतमाद का अक्कास है। चौथी चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो हाल ही में बीजिंग में इख्तिताम पजीर हुई, जहां दुनिया भर से आए कारोबारी रहनुमाओं ने पेचीदा आलमी हालात में मजबूत और मुस्तहकम सप्लाई चेन्स के किरदार पर तबादला ख्याल किया। 5 रोज़ा एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, सब्ज़ ज़राअत, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, स्मार्ट गाड़ियों और साफ तवानाई से मुतल्लिक सप्लाई चेन्स के अलावा सप्लाई चेन सर्विस जोन भी कायम किया गया। गुज़िश्ता 3 नुमाइशों के मुकाबले में इस साल एक्सपो में बैनुल अक़वामी शिरकत नुमायां तौर पर ज़्यादा रही। नुमाइश कुनंदगान की तादाद पहली एक्सपो के 515 से बढ़कर 676 तक पहुंच गई, जिसमें 85 ममालिक, खित्तों और बैनुल अक़वामी तंजीमों की नुमाइंदगी शामिल रही। एनवीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसन हुआंग ने चीन को दुनिया के अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सनती मराकज़ में से एक करार देते हुए यहाँ के इंजीनियर्स, तेज़ रफ्तार इख्तरा और बड़े पैमाने पर सनती सलाहियतों को सराहा। सप्लाई चेन्स पर तवज्जो मरकूज़ करने वाली दुनिया की पहली कौमी सतह की नुमाइश के तौर पर चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो ने आलमी सनती और सप्लाई चेन ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म फराहम किया। चीन में पुराने सामान के बदले नई मसनूआत की खरीदारी का हुकूमती प्रोग्राम सार्फिन में तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। इस पॉलिसी के नतीजे में माहौल दोस्त, स्मार्ट और सेहत से मुतालिक मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चीनी हुकाम के मुताबिक इक़दाम से न सिर्फ मईशत को फ़रोग़ दिया गया है, बल्कि जदीद और सब्ज़ मईशत की जानिब मुंतकिली के अमल को तेज़ किया गया है। रवां साल चीनी हुकूमत की जानिब से पुराने सामान के बदले नई सारफी अशिया की खरीदारी के प्रोग्राम में नुमाया कामयाबी हासिल हो रही है, जिसके नतीजे में माहौल दोस्त, स्मार्ट और सेहत से मुतालिक मसनूआत की खपत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। चीन की वजारत तिजारत के मुताबिक रवां साल जनवरी से मई तक मवासलाती आलात की रिटेल सेल में सालाना बुनियाद पर 13.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर स्मार्ट चश्मों की फ़रोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 2.8 गुना बढ़ गई, जबकि हैंड हेल्ड फोटोग्राफी आलात की फ़रोख्त में 24.2% इजाफा देखा गया।
इसी अरसे में स्मार्ट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर्स की फ़रोख्त 14.7% बढ़ी, जबकि ऑर्गेनिक फूड की फ़रोख्त में भी 3.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की मकबूलियत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ मई के महीने में इन गाड़ियों की मुल्की रिटेल सेल का तनासुब रिकॉर्ड 62.9% तक पहुँच गया। चीन ने गैर मुल्की सरमायाकारी को मजीद फ़रोग़ देने और कारोबारी माहौल के लिए बेहतरीन मौक़े बनाने के लिए नया एक्शन प्लान जारी कर दिया। मंसूबे का मकसद सरमायाकारों के लिए मार्केट तक रसाई को आसान बनाना, सरमायाकारी के तरीक़ाकार को सहल करना और गैर मुल्की कंपनियों को ज़्यादा साजगार मौक़े फराहम करना है। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम चीन की आला मयार की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम साबित होंगे। चीन की वजारत तिजारत ने दीगर मुतल्लिका सरकारी इदारों के साथ मिलकर गैर मुल्की सरमायाकारी को मुस्तहकम और मज़ीद मौसर बनाने के लिए एक नया एक्शन प्लान जारी कर दिया है। इस एक्शन प्लान में 5 अहम शोबों के तहत 15 इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें मार्केट तक रसाई में तोसी, सरमायाकारी के तरीक़ेकार को आसान बनाना, सरमायाकारी के फ़रोग़, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतर खिदमात और सहूलियात की फराहमी और गैर मुल्की सरमाए के इंतज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना शामिल है। मंसूबे में खिदमात, मालियाती शोबे और दवा साजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मार्केट तक रसाई बढ़ाने को तरजीह दी गई है, जबकि सरहद पार इंज़माम व हुसूल, डेटा की मुंतकिली और गैर मुल्की कंपनियों की मकामी सतह पर दोबारा सरमायाकारी के तरीक़ेकार को भी मज़ीद सहल बनाने पर जोर दिया गया है। एक्शन प्लान में इन्वेस्ट इन चाइना इक़दाम को मज़ीद फ़रोग़ देने और गैर मुल्की सरमायाकारी से चलने वाले इदारों के लिए कौमी सतह पर मसावी सलूक और यकसा मौक़े की मुकम्मल ज़मानत फराहम करने के इक़दाम भी शामिल हैं। एशिया पैसिफिक खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की में डिजिटल टेक्नोलॉजी और जिद्दत को फैसलाकुन अंसर करार दिया जा रहा है। बीजिंग में मुनक़िदा एपेक चाइना CEO फोरम में शरीक कारोबारी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल तब्दीली न सिर्फ कारोबारी मौक़े में इजाफा करती है, बल्कि पैदावारी सलाहियत और अवामी फलाह बहबूद को भी बेहतर बनाती है। शुरका के मुताबिक इलाकाई ताउन के जरिए डिजिटल मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। एशिया पैसिफिक खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए डिजिटल जिद्दत को कलीदी अहमियत हासिल है। ये बात बीजिंग में मुनक़िदा एपेक चाइना CEO फोरम में शरीक कारोबारी रहनुमाओं ने कही। कुशादगी, रवाबित और इश्तराक, मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एशिया पैसिफिक को जोड़ना के उन्वान से मुनक़िदा इस साल के फोरम में डिजिटल तब्दीली को मरकज़ी मौजू की हैसियत रही। शुरका का कहना था कि डिजिटल जिद्दत में ताउन न सिर्फ इलाकाई मंडियों को वसअत देने के लिए ज़रूरी है, बल्कि पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और अवामी फलाह बहबूद को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। सस्टेनेबल मार्केट्स इनिशिएटिव की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनिफर जॉर्डन के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल तब्दीली वसी तर इक़्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये मुख्तलिफ सनतों में कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए तरक्की के अमल को तेज़ करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की एपेक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के नुमाइंदे और ऑरेंटास के मैनेजिंग पार्टनर फिलिप ने कहा कि डिजिटल जिद्दत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि डिजिटल तिजारत हर हुजम के कारोबार के लिए तिजारती सरगर्मियों तक रसाई को ज़्यादा आसान और मौसर बनाती है। चीन का कुरियर और लॉजिस्टिक शोबा रवा साल भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते हुए रुझान, मुख्तलिफ त्योहारों और तातीलात के दौरान तलब में इजाफे और कुरियर कंपनियों की जानिब से अपने नेटवर्क्स को जदीद बनाने के इक़दामात ने इस शोबे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया है। सरकारी इदारों-ओ-शुमार के मुताबिक साल के पहले 5 माह में अरबों पार्सल्स की तरसील की गई, जबकि नए लॉजिस्टिक हब्स और बैनुल-अक़वामी रूट्स के आगाज़ से मुल्की और आलमी सतह पर तरसीली निज़ाम में मज़ीद मजबूती पैदा हुई है। चीन का कोरियर सेक्टर 2026 के पहले 5 माह में मुसलसल तोसी के साथ अपनी मजमूई वसअत में इजाफा करता रहा, जिसमें मुख्तलिफ तातीलात के दौरान ऑनलाइन ख़रीदारी में इजाफे और कोरियर कंपनियों की जानिब से अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के इक़दामात ने अहम किरदार अदा किया। स्टेट पोस्ट ब्यूरो के मुताबिक जनवरी से मई के दौरान मजमूई तौर पर 89.89 अरब कोरियर पार्सल्स की हैंडलिंग की गई, जो सालाना बुनियाद पर 4.3% इजाफा है। इसी अरसे में एक्सप्रेस डिलीवरी पार्सल्स की तादाद 82.87 अरब तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5.2% इजाफा ज़ाहिर करती है।
نئے لاجسٹک ہبس اور روٹس کے آغاز سے ایکسپریس ڈلیوری سروسز کی رسائی میں مزید وسعت آئی ہے۔ مئی میں ایچو ہواہو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پبلک انٹرنیشنل کارگو ٹرمینل کو باضابطہ طور پر آپریشنل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایکسپریس ڈلیوری کمپنیوں نے جیاشنگ گلوبل ایویشن لاجسٹک ہب کی بین الاقوامی سہولیات کو فعال کیا، جس سے فضائی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی کوریج میں مسلسل اضافہ ہوا۔ چین کے مشرقی صوبے جیانگسو میں قائم شنگھائی تعاون تنظیم انٹرنیشنل لاجسٹک پارک علاقائی تجارت اور رابطوں کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں پارک کی کنٹینر ہینڈلنگ اور لاجسٹک حجم میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ پیش رفت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چین کے مشرقی صوبے جیانگسو کے شہر لیانجون گونگ میں قائم شنگھائی تعاون تنظیم انٹرنیشنل لاجسٹک پارک نے 2026 کے پہلے 5 ماہ میں 3 لاکھ سے زائد TEUs کارگو ہینڈل کیا۔ یہ بات نانجنگ کسٹمز کے اعداد و شمار میں سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری سے مئی کے دوران اس انٹرنیشنل لاجسٹک پارک کی مجموعی کنٹینر ہینڈلنگ 3,02,800 TEUs تک پہنچ گئی، جو سالانہ بنیاد پر 6.25% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ اسی عرصے میں پارک کا مجموعی لاجسٹک حجم 38.28 ملین ٹن رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 16.32% زیادہ ہے۔ یہ لاجسٹک پارک اب 14 بڑی اقسام کی پروڈکٹس کو ہینڈل کر رہا ہے، جن میں فوٹو وولٹک ماڈیولز اور آٹو پارٹس شامل ہیں، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اعلیٰ معیار کے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو نئی رفتار فراہم کر رہے ہیں۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کی اسپتال شپس دنیا کے مختلف حصوں میں طبی خدمات فراہم کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ سلک روڈ آرک نامی جدید اسپتال جہاز نے حال ہی میں اپنا طویل ترین بین الاقوامی طبی مشن مکمل کیا، جس کے دوران ڈاکٹرز نے مختلف ممالک میں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ثقافتی تبادلوں میں بھی حصہ لیا۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کی ہاسپٹل شپس دور دراز علاقوں میں مریضوں کے علاج سے لے کر سمندر پار طبی خدمات کی فراہمی تک چینی ڈاکٹروں کی مہارت کو دنیا بھر تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ ویسکولر سرجن شیاو یو، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی رکن بھی ہیں، کے لیے سلک روڈ آرک پر 234 روزہ سفر صرف ایک انسانی ہمدردی کا مشن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے ان کے اندر فرض شناسی کے احساس کو مزید گہرا کر دیا۔ چین کی دوسری مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ سمندری ہاسپٹل شپ سلک روڈ آرک نے اپریل میں اپنا پہلا مشن ہارمنی مکمل کیا، جس کے دوران چینی ڈاکٹرز نے جنوبی بحر الکاہل اور لاطینی امریکہ کا سفر کیا اور وہاں طبی خدمات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافتی تبادلوں میں بھی حصہ لیا۔ شاو یو کے لیے برازیل میں قیام خاص طور پر یادگار رہا، جہاں انہوں نے اپنی ٹیم کی جانب سے تیار کردہ اینڈو واسکولر اسسٹنٹ روبوٹ کا تعارف کرایا۔ یہ مشن 234 دن پر محیط تھا اور اس دوران جہاز نے 36,000 ناٹیکل مائلز کا سفر طے کیا، جو کسی بھی PLA نیوی ہاسپٹل شپ کا اب تک کا طویل ترین مشن ہے۔ بیجنگ انٹرنیشنل بک فیئر ایک بار پھر عالمی اشاعتی صنعت کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ 5 روزہ میلے میں دنیا بھر سے آنے والے ناشروں، مصنفین اور اشاعتی اداروں نے شرکت کی، جبکہ ہزاروں کاپی رائٹ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ منتظمین کے مطابق اس سال بچوں کی کتب، سماجی علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق اشاعتوں کو خصوصی توجہ حاصل رہی۔ 32واں بیجنگ انٹرنیشنل بک فیئر 5 روزہ سرگرمیوں کے بعد گزشتہ اتوار کو اختتام پذیر ہوا، جس میں چینی اور بین الاقوامی پبلشرز کے درمیان 2835 کاپی رائٹ تجارتی معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں طے پائیں۔ یہ میلہ 82 ممالک اور خطوں سے آنے والے 1700 سے زائد نمائش کنندگان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا۔ تجارتی حجم کے اعتبار سے سماجی علوم، بچوں کی کتب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتب سر فہرست رہیں۔ اس سال میلے میں کاپی رائٹ ایکسپورٹ کے متنوع شعبے دیکھنے میں آئے، جن میں ادب، فنون، تاریخ اور دیگر موضوعات شامل تھے، جبکہ بچوں کی پبلیکیشنز کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ چین میں سیاحت کے شعبے میں انٹریکٹیو اور تجرباتی سرگرمیوں کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ مختلف تھیم پارکس اور تفریحی مراکز سیاحوں کو محض تماشائی کے بجائے
सरगर्मियों का हिस्सा बना रहे हैं कि जिससे न सिर्फ सयाहों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ बल्कि मकामी मईशत और सियाहती सनत को भी नई तवानाई मिली है। चीन भर में सयाहती मकामात को इंटरैक्टिव तजर्बात के ज़रिए बड़ी तक़वियत मिल रही है, जिसके नतीजे में सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इन्हें ज़्यादा दिलचस्प और मशगूल करने वाले तजर्बात फराहम किए जा रहे हैं। वस्ती चीन के शहर काइफेंग में वाक़े वान सुई शान थीम पार्क गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ मकामात में शामिल रहा है। इस पार्क में आने वाले सयाह सिर्फ तमाशाई नहीं रहते बल्कि सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रोज़ाना 1000 से ज़ायद अदाकार पार्क में मौजूद रहते हैं और सयाहों के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन करते हैं। जो मकाम कभी एक निस्बतन कम मारूफ इलाकाई तफरीही मरकज़ था, वो अब चीन के मकबूल तरीन सयाहती मकामात में शुमार होने लगा है। ये रुझान सिर्फ इसी मकाम तक महदूद नहीं बल्कि पूरे चीन में नए तर्ज के थीम पार्क्स तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। वान सुई शान ने चीन के दीगर इलाकों में मौजूद कुदरती और सयाहती मकामात के साथ शराकत दारी शुरू की है ताकि अपने कामयाब मॉडल को मज़ीद जगहों पर भी दोहराया जा सके। दुनिया भर से आने वाले नौजवानों ने बीजिंग में जैकी चैन स्टंट टीम के तरबियती मरकज़ में मुनक्किदा होने वाले खुसूसी सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की जहां उन्हें मार्शल आर्ट और एक्शन फिल्म साजी की अमली तरबियत दी गई। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान सलाहियतों को निखारने के साथ साथ रिवायती चीनी मार्शल आर्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाना भी था। दुनिया भर से आने वाले एक्शन फिल्मों के नौजवान शायकीन ने बीजिंग में जैकी चैन स्टंट टीम ट्रेनिंग बेस पर मुनक्किद होने वाली 5 रोज़ा सकाफती तबादले की सरगर्मी में कामयाब हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्म साजी की तरबियत हासिल की और आलमी शोहरत याफ्ता स्टंट टीम की रहनुमाई में अमली तजर्बा हासिल किया। कंग फू फिल्मों के लेजेंड जैकी चैन की क़यादत में ये स्टंट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार की जाती है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई नस्लों से बासलाहियत एक्शन अदाकार तैयार किए हैं। जैकी चैन स्टंट टीम के कोचेज़ ने शुरका के लिए खुसूसी तरबियती कोर्सेज़ भी तैयार किए। प्रोग्राम में शरीक कई वालिदैन ने अपने बच्चों की मेहनत और बढ़ते हुए एतमाद का मुशाहिदा किया और इस प्रोग्राम के सकाफती मयार और अमली तरबियत को सराहा। कोचिंग टीम के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ तरबियत फराहम करना नहीं बल्कि नौजवान फिल्म साजों में जज्बा पैदा करना और उन्हें ये सिखाना है कि वो रिवायती मार्शल आर्ट्स को अपनी तख्लीकी फिल्म साजी में किस तरह मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुमाल मशरक़ी चीन में जारी मकामी फुटबॉल लीग न सिर्फ खेलों के शायकीन की तवज्जो हासिल कर रही है बल्कि इलाकाई सियाहत और नाइट टाइम इकॉनमी को भी फ़रोग़ दे रही है। दालियान समेत मुख्तलिफ शहरों में कायम खुसूसी तफरीही मकामात और व्यूइंग एरियाज मकामी कारोबारों के लिए नए मुआशी सरगर्मियाँ पैदा कर रहे हैं। शुमाल मशरक़ी चीन में एक लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट की सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं, जिसके दौरान लियाओनिंग सूबे के शहर दालियान में मुतअद्दिद ऑफ साइड तफरीही मकामात कायम किए गए हैं जो मकामी नाइट टाइम इकॉनमी को वाज़े तौर पर फ़रोग़ दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल मशरक़ी चीन के सूबे जियांगसू की 13 शहरी टीमों पर मुश्तमिल जियांगसू सुपर लीग ने मुल्क भर में गैर मामूली मकबूलियत हासिल की और निचली सतह पर फुटबॉल के रुझान को फ़रोग़ दिया, जिसके बाद दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के इवेंट्स शुरू किए गए, जिनमें नॉर्थ ईस्ट चाइना सिटी फुटबॉल लीग भी शामिल है। इस टूर्नामेंट को आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट सुपर लीग कहा जाता है, जो खित्ते भर से शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है और सयाहत से हासिल होने वाली आमदन में नुमायाँ इजाफा कर रही है। फुटबॉल के इस जोश व जज्बे के बायस दालियान के कारोबारी मराकज़, शॉपिंग स्ट्रीट्स और अहम मकामात के अतराफ कायम किए गए ऑफ साइड व्यूइंग पॉइंट्स और बाज़ारों में गर्मियों की नाइट टाइम इकॉनमी में वाज़े तेज़ी देखने में आ रही है। हांगकांग में तैनात चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी गैरिजन के ओपन डे प्रोग्राम में हज़ारों शहरियों ने शिरकत की और इस मौके पर फौजी दस्तों ने मुख्तलिफ अस्करी महारतों का मुजाहरा किया, जबकि आवाम को जदीद फौजी साजो सामान और चीन की अस्करी तरक्की के बारे में मालूमात फराहम की गई।
چینی پیپلز لبریشن آرمی کی ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن میں موجود گیریزن کے نونگ شونگ چاؤ بیرکس میں گزشتہ دنوں منائے گئے اوپن ڈے کے موقع پر تقریباً 9,000 افراد نے شرکت کی۔ یہ تقریب ہانگ کانگ کی مادر وطن میں واپسی کی 29ویں سالگرہ اور اس خطے میں PLA کی تعیناتی کی 29ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقد کی گئی۔ اوپن ڈے کی سرگرمیوں کا آغاز پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا، جبکہ یہ ایونٹ 2 روز تک جاری رہا۔ تقریب کے دوران گیریزن کے دستوں کی جانب سے مختلف عسکری مظاہرے پیش کیے گئے، جن میں مارچنگ بینڈ کی پرفارمنس، مختلف ڈرلز اور جنگی حکمت عملی پر مبنی مشقیں شامل تھیں۔ ان مظاہروں کے بعد مقامی شہری بڑی تعداد میں ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی نمائش کے ایریا میں پہنچے، جہاں انہیں ساز و سامان کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ بہت سی مقامی فیملیز نے PLA ہانگ کانگ گیریزن ایگزیبیشن سینٹر میں قائم خصوصی نمائشوں کا بھی دورہ کیا، جہاں پارٹی، فوج اور ملک کی تاریخ و ترقی کی کہانی پیش کی گئی۔ 1997 سے اب تک یہ گیریزن 36 اوپن ڈے ایونٹس منعقد کر چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا ایک وفد شمالی مغربی چین کے سنکیانگ ویگیور خود اختیار علاقے کے دورے پر ہے، جہاں وہ ترقیاتی منصوبوں، مقامی ثقافت اور عوامی زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد خطے کے بارے میں براہ راست معلومات اور زمینی حقائق کو سمجھنا ہے۔ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے 28 رکنی صحافتی وفد نے چینی ریاستی میڈیا کے ساتھ مل کر شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کا ایک ہفتے پر مشتمل دورہ شروع کیا، جس کا مقصد اس خطے کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنا ہے جو سلک روڈ اکنامک بیلٹ کے مرکزی علاقوں میں شامل ہے۔ یہ دورہ تورپان سے شروع ہوا، جہاں وفد نے سب سے پہلے ایک بڑے پیمانے پر قائم فوٹو وولٹک پلس سولر تھرمل ہائبرڈ منصوبے کا مشاہدہ کیا، جس میں 20,000 سے زائد ہیلیو اسٹیٹ آئینیں نصب ہیں۔ اس دلکش منظر نے مہمانوں کو خاص طور پر متاثر کیا۔ وفد کے شرکاء کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں شمسی توانائی کا استعمال ہوتا ہے، تاہم یہاں جس انداز میں 2 مختلف ٹیکنالوجیز کو یکجا کر کے گرین انرجی حاصل کی جا رہی ہے، وہ ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ وفد نے ایک ویغور ہسپتال کے سینڈ تھراپی سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں صحافیوں نے مقامی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ چائے سے لطف اٹھایا اور ہاٹ سینڈ تھراپی کا تجربہ بھی کیا۔ آئندہ دنوں میں یہ وفد ہوتان اور اورمچی کا سفر کرے گا، جہاں وہ مقامی کمیونٹیز کی روزمرہ زندگی اور کام کے حالات کا مشاہدہ کرے گا۔ لہٰذا میں منعقد ہونے والی دوسری شیجانگ بین الاقوامی کمیونیکیشن کانفرنس میں دنیا بھر سے صحافیوں، ماہرین تعلیم اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد شیجانگ کے بارے میں حقیقی اور متوازن معلومات کو عالمی سطح پر زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنا اور مختلف ثقافتوں کے درمیان بہتر مکالمے کو فروغ دینا ہے۔ دوسری شیزانگ بین الاقوامی کمیونیکیشن کانفرنس گزشتہ دنوں لہاسا میں شروع ہوئی، جس میں دنیا بھر سے صحافیوں، ماہرین تعلیم اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز نے شرکت کی۔ کانفرنس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ شیزانگ کی حقیقی کہانیوں کو عالمی ناظرین تک زیادہ مؤثر انداز میں کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کئی برسوں سے شیزانگ کے بارے میں بین الاقوامی تاثر اکثر غلط معلومات، سیاسی بیانیوں اور پرانے تصورات کے زیر اثر رہا ہے، جبکہ بیرون ملک بہت سے لوگوں کو اس خطے کی ترقی، ثقافت اور روزمرہ زندگی کے بارے میں براہ راست معلومات تک محدود رسائی حاصل رہی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مغربی موقف کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں ترقی کے عمل نے مقامی آبادی کے لیے نئے ترقیاتی اور معاشی مواقع پیدا کیے ہیں، جبکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ جیسے جیسے مزید بین الاقوامی آوازیں اس مکالمے کا حصہ بنیں گی، دنیا شیزانگ کے بارے میں زیادہ واضح، متوازن اور حقیقت پر مبنی فہم حاصل کر سکے گی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GN۔ ویلکم بیک۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ تو ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ مائکروسکوپک ورلڈ، مائکروبی کی حیرت انگیز دنیا جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جو روزمرہ زندگی میں ہر جگہ موجود ہیں۔ آئیے آج اس نہ نظر آنے والی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں چائنا ٹوڈے کی لائف انسائکلوپیڈیا سیریز میں۔
मैक्रो ऑर्गेनिज्म की एक हैरत अंगेज दुनिया हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन हम नहीं देख सकते। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। आइए आज इस न नजर आने वाली दुनिया को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्तानी इफ़त। अगर हम किसी चीज की सतह को 100 या 1000 बार बढ़ा कर देखें तो हमें क्या दिखेगा? वाह, देखिए हैरत अंगेज मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये बैक्टीरिया है जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद शक्ल है। गोल्डगोगस, लंबी बिस्लिस और कभी कभार अपने आप को परदार बनाने वाले स्पाइरम है। आमतौर पर इनका कदर 0.5 से 5 UM होता है, जो वही वायरस की नजर में जायंट बना देता है। ये वायरस है बैक्टीरिया से 10 या इससे भी संकरण गुना छोड़ दे। और जिंदा रहने के लिए वहीं दूसरे खलियों के अंदर रहना चाहिए। वायरस खलियाती ढांचा नहीं रखते और तकसीर के लिए मेजबान खलियों पर इंहिसार करते हैं। ये आजादाना तौर पर जिंदा नहीं रह सकते। सर्दे हुए घरों पर सियाह मौत के धब्बे और खमीर जो मांग को नरम होने में मदद करता है, ये सब फंगस के खानदान से है। इनके अलावा इनके 3 करीबी रिश्तेदार भी हैं। नंबर 1 बोरोडोजवा। ये खौरद खयादियात के खानदान के एथलेटिक चैंपियन है, जैसे बेरामिशिया और अमीबा। इनमें से ज्यादा के पास सेरिया यानी बाल नुमा सख्त या फराजिला यानी छतरी नुमा दूम होती है, जो वहीं तेजी से हरकत करने में मदद देती है। नंबर 2 दहालीब है। ये फोटोसिंथेटिक माहिर है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो वहीं सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद बनाने यानी फोटोसिंथेसिस की सलाहियत देते हैं। नंबर 3 अर्किया है। ये सख्त हालात के फातह है। ये इंतहाई गर्म, खारे पानी या तेजाबी माहौल जैसे सख्त हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। हमारे जिस्म, हमारे गबरे, मुख्तलिफ अशिया की सतहों और यहाँ तक के हमारे खाने में भी बेशुमार मैक्रोजर्म्स होते हैं। इनकी तादाद बेशुमार है और बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक साथ रहना परेशान को लग सकता है, लेकिन हकीकत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं अच्छी तरह से समझने और साइंसी हिफाजती इकदाम करने से हम मुयसर तरीके से नुकसानदेह मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं और अच्छी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। बैक्टीरिया दोस्त या दुश्मन? हमारी जिल्द, मुंह, मैदा, नाक और जिस्म के दीगर हिस्सों में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं। एक जो हमारी सेहत बरकरार रखने में मदद फराहम करते हैं, जबकि बाज़ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि हमें बीमार भी कर सकते हैं। जानिए चाइना टुडे की लाइफ इंसाइक्लोपीडिया सीरीज। हमारी जिल्द, मुंह, मैदा, नाक और जिस्म के दीगर हिस्सों में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया मैक्रोबियल दुनिया की 2 रूही किरदार रखते हैं। इनमें से कुछ हमारी सेहत बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि बाज़ बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज उस्ताद इफ़त के साथ मिलकर बैक्टीरिया के इस दोहरे किरदार के बारे में जानते हैं। हमारी आंतों में कुछ बैक्टीरिया नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर होते हैं। ये न सिर्फ खुराक को हजम करने और ज़रूरी विटामिन पैदा करने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि ये हमारे वजन,
मिजाज और गुर्दे मुताफिक को भी मुतासर कर सकते हैं। इसलिए आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आंतों के बैक्टीरिया को सेहतमंद रखा जा सकता है, जैसे फल, सब्जियाँ, करीदार मेवे और फलियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना। ऐसे ग़िज़ाएँ मुफीद बैक्टीरिया को मुहतरिक और मजबूत बनाती हैं। ताहम बाज़ बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होकर फ़ायदा पहुँचाने के बजाय सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। ये उम्मन बगैर धोए हुए हाथों और ख़राब या आलूदा खुराक पर मौजूद होते हैं, जिसमें दाखिल होने के बाद ये आंतों में खराबी पैदा करते हैं, जिससे बेदर्द और असहार जैसे इलामत ज़ाहिर होती हैं। बाज़ बैक्टीरिया जल्द की सोजिश और सांस की नाली के इन्फेक्शन का सबब भी बन सकते हैं। ये कितना परेशान कुन है। यूं ये बात वाज़िह हो जाती है कि हमारे माहौल में अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया मौजूद हैं। हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाना, कच्चे या खराब खाने से बरहज़ करना और लिबास को साफ सुथरा रखना नुकसानदेह बैक्टीरिया से महफूज रहने में मुयस्सर किरदार अदा करता है। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं आज के अगले सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। तो नाज़रीन, मुस्तकबिल का पहिया और डिजिटल डील्स, पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुश्तरका मुस्तकबिल के नए बाब का आगाज हो गया। तालीम, टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी के मैदान में ताउन की कहानी लिखी जा रही है। चीनी इदारों के ताउन से जदीद तकनीकी कोर्सेज का आगाज किया गया है कि जो नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से मुश्तरका मुस्तकबिल के एक नए बाब का आगाज़ हुआ है, जिसमें तालीम, टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी के मैदान में ताउन की कहानी लिखी जा रही है। मुख्तलिफ चीनी इदारों के ताउन से इस्लामाबाद में नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन (NAVTEC) के तहत जदीद तकनीकी कोर्सेज का आगाज़ किया गया, जिनमें ख़ास तौर पर ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक की तरबियत शामिल है, जो नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग करने की जानिब एक अहम कदम है। नए बुनियादी ढांचे और कोर्सेज का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम बराए नौजवानान के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने किया। बादज़ां इस शोबे से वाबस्ता चीन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से शुरका ने वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शिरकत की। दुनिया तेज़ी से डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रही है और इसी बिना पर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ऑनलाइन कारोबार, डिजिटल मार्केटिंग, आलमी मार्केट तक रसाई और जदीद तिजारती महारतें सीखना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी तनाजुर में यहाँ जदीद तरीन लैब कायम की गई है, जहाँ तलबा को इस जदीद शोबे की मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। ई-कॉमर्स भी पाकिस्तान में बहुत अहम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान कौमी हिकमत अमली है। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा जदीद डिजिटल महारत सीखें और एक रोशन मुस्तकबल के हामिल हों। यूनी इंटरनेशनल पाकिस्तान में चीनी इदारों के ताउन से ऐसे बहुत से मंसूबों का आगाज कर चुका है और ये ताज़ा तरीन मंसूबा इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करते आ रहे हैं। हालिया बरसों में मुख्तलिफ चीनी कारसाज कंपनीज ने पाकिस्तान में गाड़ियों की तैयारी के प्लांट्स के साथ इश्तराक किया और अब यहाँ भी जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तेज़ी से फ़रोग़ पा रही हैं। तेज़ी से वकूफ़ पज़ीर होती और मार्केट में अपनी जगह बनाती इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए माहिर मैकेनिक्स की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए NAVTEC में एक जदीद वर्कशॉप का इंतज़ाम भी किया गया है। आज हमने 2 पेशा वाराना तरबेती सेंटर्स फराहम किए हैं, जिनमें एक EV है, क्योंकि पाकिस्तान में EV बहुत मकबूल है। हम चाहते हैं कि नौजवान ये सीखें कि EV कार्स को कैसे मेंटेन करना है।
میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الیکٹرک ٹیکنالوجی ہے، وہ نئی جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے اندر آئی ہے، اب آپ اس کے ذریعے اسکینر کا استعمال کر کے اب الیکٹرک وہیکل کے بارے میں سیکھ کے اس کو آسانی کے ساتھ ڈائگنوز کر سکیں گے اور اس کی ریپیئرنگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ نوجوان ہیں، وہ جو نیو ینگ لڑکے ہیں، وہ ادھر ہمارے پاس نیفٹیک میں آئیں اور الیکٹرک وہیکل میں اس کورس کے اندر ایڈمیشن لے کے اس پہ یہ کورس کر کے سیکھیں اور اپنی آنے والی زندگی کے اندر آسانی کے ساتھ جاب حاصل کر سکیں اور کر سکیں. یہ بہت اچھا اپنے ایک قدم ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان اور چائنا کا، اور پاکستان کی جو دوستی اس طرح قائم رہے اور انشاءاللہ ہم اس الیکٹرک وہیکل کے سیکھنے میں اور مزید تعاون سے اور مزید بچوں کو اس طرح ٹرین کر سکیں گے. آج کل کی گاڑیاں جو الیکٹرک آ رہی ہیں اس میں بہت سکوپ ہے اور میں یہیں سے سیکھنا چاہ رہا ہوں اور تاکہ مزید آگے فیوچر میں میرے کام آئے. اس میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ ادارہ بہت سپورٹ کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کے مزید بارے میں. اور چائنا کے اس کو شکریہ جو ہمیں یہ گاڑیاں اور ٹیکنالوجی دے رہا ہے جو ہم سیکھ سکیں اس پہ. یہ صرف کورسز نہیں بلکہ نوجوانوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ایک نئی امید ہے. ایسے اقدامات پاکستان میں روزگار اور خود کفالت کے نئے دروازے کھول رہے ہیں. ہم جدید چینی ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں اور مقامی اساتذہ کو تربیت فراہم کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقامی اساتذہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے طلبہ کو بڑے پیمانے پر تربیت فراہم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان بہتر روزگار حاصل کر سکیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں بھی جہاں بہت سی چینی صنعتیں کام کر رہی ہیں. یونی انٹرنیشنل ITNC چائنا کی شراکت سے لاہور اور پشاور میں بھی ایسے مراکز قائم کر چکا ہے. جس سے پاکستانی نوجوان ایک روشن مستقبل کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے. 75 برسوں پر محیط پاک چین دوستی آج بھی ترقی، اعتماد اور بھائی چارے کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے. ہنرمند نوجوان، جدید تعلیم اور مشترکہ ویژن، یہی وہ بنیاد ہے جس پر دونوں ممالک ایک روشن مستقبل تعمیر کر رہے ہیں. پاکستان چائنا دوستی زندہ باد. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں اب باری ہے سیگمنٹ چائنا ٹریول کی. ای ٹاؤن بیجنگ کے جنوب مشرق میں ایک ایسا جادوئی علاقہ جہاں گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں، کھانا روبوٹس پکاتے ہیں، میراتھن ریس میں روبوٹس دوڑتے ہیں، جبکہ مساج تک روبوٹس کرتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے ساتھ روبوٹس ہی کھیلتے ہیں. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. چین کے دارالحکومت بیجنگ کے جنوب مشرقی کونے میں ایک ایسا جادوئی علاقہ ہے. یہاں گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چلتی ہیں، کھانا روبوٹس پکاتے ہیں، بھاسو بغیر انسان کے پہنچائے جاتے ہیں، میراتھن میں روبوٹس دوڑتے ہیں، مساج روبوٹس کرتے ہیں، اور بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے ساتھ روبوٹ ہی کھیلتے ہیں. یہ جگہ ہے ای ٹاؤن. یہ سائبر دنیا کسی فلم کا منظر نہیں بلکہ حقیقی زندگی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ای ٹاؤن ہی کیوں؟ آخر مصنوعی ذہانت سے چلنے والے روبوٹس اس سرزمین پر کیوں فروغ پا رہے ہیں؟ یہ ہرگز کوئی اتفاق نہیں. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ AI کی ترقی کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے. AI اور روبوٹکس سے متعلق علمی شعبے میں ایک مشہور ترین نظریہ ہے موراویک پیراڈاکس. اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، آپ AI سے شاعری لکھوا سکتے ہیں، انتہائی مشکل ریاضی کے مسائل حل کروا سکتے ہیں، لیکن اسے 1 سال کے بچے کی طرح چلنا سکھانا انتہائی دشوار کام ہے. دیکھیں، AI لارج ماڈل 1 سال میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں،
मज़ामीन लिखने से लेकर वीडियो बनाने तक। लेकिन इंसान नुमा रोबोट्स को पहला कदम उठाने से लेकर आगे दौड़ने तक इसमें बरसों लग गए हैं। ये इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि रोबोट सिर्फ वो छो दुनिया में रहकर नहीं सीख सकते, उन्हें हकीकी दुनिया में अमली तजर्बात से गुजरना पड़ता है। ज़मीन की लगन, अचानक सामने आने वाले लोग, हवा की रोशनी और सायों की तब्दीलियाँ भी, ये सब चीज़ें सिर्फ खोज के जरिए मुकम्मल तौर पर नकल नहीं की जा सकती। और ईथन एक हकीकी बड़ी लाइफ है। पूरे इलाके की स्ट्रीट, होटल और फैक्ट्रीज AI के लिए खोल दी गई हैं। रोबोट लाट को दौड़ते हैं, होटलों में खाना पहुंचाते हैं, बावर्ची खाने में खाना पकाते हैं। आप जो कुछ देखते हैं वो कोई आजमाइश नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा का मामूल है। यकीनन सिर्फ तजर्बाती माहौल काफ़ी नहीं होता। हार्डवेयर स्टार्टअप शुरू करना एक इंतहाई महंगा काम है। कोड की एक लाइन बदलने में चंद सेकंड्स लगते हैं, लेकिन अगर किसी रोबोटिक बाजू के संजे में तब्दीली करनी हो तो चंद हफ्तों में ही भारी रकम खर्च हो जाती है। ऐसे में ईथन की हुकूमत ने एक इंतहाई ज़बरदस्त कदम उठाया। वो खुद शरीक पानी और सनदी सरमायागार बन गई। हर साल 20 करोड़ yuan नए स्टार्टअप्स की मदद के लिए मुहद्दस किए जाते हैं। संजय बनाने के लिए पैसे नहीं, फंड वोचर जारी करती है। हुकूमत अखराजात खुद बर्दाश्त करती है। कंप्यूटिंग पावर की कमी है। बीजिंग का सबसे बड़ा पब्लिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म खुला है और हर साल मजीद 10 करोड़ yuan के कंप्यूटिंग वोचर, मोटो वोचर और डेटा वोचर जारी किए जाते हैं। जब कोई सहारा देने वाला मौजूद हो तो लोग भी पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं। नतीजा ये हुआ कि पुरज़ाजात, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन पर मुश्तमिल 6+1 इंडस्ट्रियल सिस्टम इस सरजमीन पर तेजी से बरवंग चढ़ता है। सनत का हुजूम 10 अरब yuan से तजावुज़ कर चुका है। दुनिया की पहली इंसानुमा रोबोट्स की हाफ मैराथन चैंपियनशिप, दुनिया के 90% मुमताज़ डेवलपर्स पर मुश्तमिल प्लेटफॉर्म, सब कुछ यहाँ वजूद में आया। पॉलिसी, सरमाए और सनदी चेंगे होते हुए स्टार्टअप टीम्स खुद ब खुद यहाँ जमा होने लगती हैं और इन सब के पीछे आला सतह मनसूबाबंदी है। इस साल के अव्वल में मुल्क के आला तरीन रहनुमा ने खुसूसी तौर पर ईथन का दौरा किया और वादा किया कि हमें मिलकर बड़े कामों के लिए वसाइल को यकजा करने की अपनी ताकत को पुरवाकार लेते हुए तमाम बेहतरीन वसाइल को इकट्ठे करना है। तो हकीकत सिर्फ बीजिंग का ईथन ही ऐसा नहीं है। पूरे चीन में बहुत से ऐसे ईथन मौजूद हैं, जैसे हांगजो, जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने दौरे चीन के दौरान सबसे पहले जाना पसंद किया। अलीबाबा का सदर दफ्तर भी वहां मौजूद है और ये डिजिटल इकोनॉमी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का आला मरकज़ है। इसी तरह सरब सदर ने बीजिंग का दौरा मुकम्मल करते ही सूबाई ज़ेजियांग के शहर जाशिंग जाकर रोबोट्स कंपनियों का दौरा किया। जर्मनी के चांसलर ने भी हांगजो में रोबोटिक्स कंपनी का दौरा किया है। इसका क्या मतलब है? इन इलाकों से उभरने वाली रोबोटिक कंपनियां न सिर्फ चीन के अंदर तेजी से तरक्की कर रही हैं, बल्कि दुनिया भर की जानिब भी कदम बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे AI लार्ज मॉडल्स और एम्बेडेड इंटेलिजेंस तरक्की कर रहे हैं, एक निहायत दिलचस्प रुझान सामने आ रहा है। सुपर इंफरादी सलाहियत और एक शख्स पर मुश्तमिल कंपनियां
नई पैदावारी कुव्वत के अहम स्तंभ बन रहे हैं। मुमकिन है कि मुस्तकबिल का बेहतरीन साथी रोबोट सिर्फ 2 या 3 ज़हीन अफराद के एक छोटे से दफ्तर में तैयार हो। ईथो ने भी ऐसी रफ्तार को अपनाया है। इन सुपर अफराद को सरमाया फराहम करना है, ऑर्डर्स देना है, खुदा की रिहाइश भी फराहम करना है। मंसूबा है कि साल 2027 के आखिर तक यहाँ 1000 AI कंपनियों को जमा किया जाएगा और 10,000 सुपर अफरादी और आज़ाद डेवलपर्स को लाइव किया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील के साथ बहुत जल्द बीजिंग का ईथो दुनिया का पहला इलाका बन सकता है जहां रोबोट्स की तादाद मकामी आबादी से ज़्यादा हो। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।